हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपना क्रियाकलाप 3.5 स्टार्ट करेंगे। हमने इससे पिछली क्लास में रेशम कीट के जीवन चक्र के बारे में पढ़ लिया था, रेशम के बारे में भी पढ़ लिया था। यहाँ तक हमने इसके बारे में भी पढ़ लिया था कि इसका निर्माण उनका निर्माण रेशों से उनका निर्माण किस प्रकार से होता है। हमने भेड़ पालन प्रजनन की प्रक्रिया में बारे में पढ़ा था। मैं कुछ इसमें से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछूंगी, उन्हें आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लेना, कर लेना। चलिए आज हम अपना क्रियाकलाप 3.5 स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, यदि आपके घर में है तो आप अपने घर से विभिन्न प्रकार के रेशमी वस्त्रों के टुकड़े एकत्रित कीजिए, और यदि आपके घर में नहीं है, आपके आसपास जिसे किसी भी जानते हो वहाँ से आप लेकर आइए और उन्हें अपनी स्क्रैप बुक में चिपकाइए। आपको ये दर्जी की दुकान में व्यर्थ कर्तनों की ढेरी में भी मिल जाएंगे। आपकी माताजी, चाची जी अथवा शिक्षिका की मदद से विभिन्न किस्म के रेशम जैसे शहतूत रेशम, टसर रेशम, एशी रेशम, मूगा रेशम आदि की पहचान कीजिए। यानी कि आपको ये जो रेशम की जो किस्म दी गई है, ये क्या है, वो रेशम की किस्म है जो कि आपको अलग अलग करनी है। रेशम के इन टुकड़ों के गठन अथवा बनावट की तुलना कृत्रिम रेशम के टुकड़ों से कीजिए। इनकी तुलना को किससे करनी है, कृत्रिम रेशम से करनी है। कृत्रिम रेशम यानी कि जो फैक्ट्रियों में भी रेशम का निर्माण किया जाता है उसे हम कृत्रिम रेशम कहते हैं, जो कि संश्लेषित रेशों से निर्मित होती हैं। उन रेशम के कीटों के चित्र एकत्रित करने का प्रयास कीजिए जिन्हें कैटरपिलर विभिन्न प्रकार के रेशम प्रदान करते हैं। आप इसे नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसे किसी से पूछें। यदि आप ऑनलाइन स्टडी करते हैं तो आप अपने फ़ोन में गूगल पर सर्च कर सकते हैं शहतूत रेशम के बारे में, टसर रेशम के बारे में, एरी रेशम, मूगा रेशम के बारे में, और उनके कीट के बारे में भी नाम आपको वहीं पर मिल जाएंगे। ओके, 3.6 क्रियाकलाप आपको दिया गया है और यदि आपको समझ में इसका नहीं आता है तो मैं इन सभी रेशम की जितनी भी आपकी ये किस्म दी गई हैं उनके कीटों के नाम भी मैं आपको भेज दूंगी और उनके चित्र भी आपको भेज दूंगी। क्रियाकलाप 3.6, किसी कृत्रिम रेशम अथवा शुद्ध रेशम का एक एक धागा लीजिए। इन धागों को सावधानी से जलाइए। क्या आपको उनके जलते समय उत्पन्न गंध में कोई अंतर महसूस होता है? अब सावधानी से ऊन के धागे को जलाइए। उसकी जलने की गंध कृत्रिम रेशम के जलने जैसी होगी अथवा शुद्ध रेशम जैसी। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? यह जानने के लिए ऐसा क्यों है कि जब हम उन्हें जलाते हैं तो उनकी गंध में परिवर्तन क्यों आता है, यानी कि अलग अलग गंध क्यों दिखाई देती, क्यों सुनाई पड़ती है हमें। तो इसे समझने के लिए हमें रेशम कीट के जीवन चक्र में कोकून अवस्था कब आती है, हमें क्रियाकलाप 3.7 करने का प्रयास करना होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, चित्र 3.9 की फोटो प्रतिलिपि लीजिए। ये है आपका 3.9, इसकी आपको प्रतिलिपि ले लेनी है, एक बार समझ लेना है। ये नर होता है, ये नर रेशम कीट है, ये मादा रेशम कीट है। ये वाली जो होती है वो रेशम धागे का निर्माण करती है। ये शहतूत की पत्ती पर क्या देती है, अंडे देती है। इसमें से इसका लार्वा निकलता है जिसे हम कैटरपिलर कहते हैं, इसका नाम है कैटरपिलर। कैटरपिलर जब अपने आप को किसी धागे नुमा संरचना में बंद कर लेता है तब हम उसे कोकून दिखाई कहते हैं। ये ऊपर से इस तरीका दिखाई देता है और कीट जो होता है वो इसके अंदर इस तरीके से बंद हो जाता है। इसी के अंदर इसका विकास होता है और विकास होने पर यह नर अथवा मादा में पूर्ण रूप से विकसित होता है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, हमें रेशम धागे की प्राप्ति करनी होती है तो हम इसे पेड़ में से निकाल करके इसे जल में डाल करके, उबलते हुए जल में डाल करके इसके कीट को मार देते हैं और रेशम को हम प्राप्त कर लेते हैं। चलिए अब हम आपको इसमें क्या दिखाया गया है हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो क्रियाकलाप 3.7 में हमको क्या करना है कि रेशम कीट के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के चित्र कीट लीजिए और प्रत्येक को गत्ते अथवा चार्ट पेपर पर अलग अलग चिपकाइए। यानी कि आपको रेशम कीट के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के चित्र काटने हैं और उन्हें अपने चार्ट पेपर पर चिपकाने हैं। अब इन चित्रों को आपस में मिला लीजिए। इन चित्रों के जीवन चक्र की अवस्थाओं के सही क्रम में लगाने का प्रयास कीजिए कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। जो कोई भी सबसे जल्दी ऐसा कर लेगा वह विजेता होगा। ये करने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये क्लास का क्रियाकलाप है, क्लास में करने का है।
आप अपने शब्दों में रेशम कीट के जीवन चक्र का वर्णन भी कर सकते हैं कि रेशम कीट के जीवन चक्र का वर्णन हम किस तरीके से कर सकते हैं। आपकी बुक में पूरा इसका नाम दिया गया है, इसका जीवन चक्र दिया गया है। मादा रेशम कीट अंडे लार्वा देती है, कैटरपिलर कहते हैं, आकार में वृद्धि करता है और वो अपने आप को चारों ओर से कोकून में बंद कर लेता है। इसमें विकासशील कीट का निर्माण होता है। ठीक है, विकासशील कीट का निर्माण होता है और वो के बाद में कैसा हो जाता है, ये बिल्कुल ऐसा हो जाता है, या तो वो मादा बनेगा या फिर नर बनेगा। तो चलिए कोकून से रेशम तक, यानी कि कोकून क्या होता है और रेशम क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है और उनके कोकूनों को एकत्रित करके रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। यानी कि रेशम को प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, रेशम कीटों का पालन करना होगा। जैसे कि उनकी प्राप्ति करने के लिए हमने किसका पालन किया था, भेड़ों का पालन किया था, बकरियों का पालन किया था। उसी प्रकार से हमें रेशम की प्राप्ति करने के लिए रेशम कीट का पालन करना होगा और उनसे जो कोकून प्राप्त होंगे उन्हें एकत्रित करके रेशम के फाइबर प्राप्त करने होंगे। रेशम कीट पालन क्या है, अब हम इसके बारे में जानेंगे। कोई मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। सैकड़ों मतलब हजार की संख्या में। ठीक है, अंडों को सावधानी से कपड़े की पट्टियां अथवा कागज पर संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। तो रेशम कीट पालकों को जब बेचा जाता है तो वो किससे 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 कैसे उनको बेचा जाता है कि उनके अंडों को एकत्रित किया जाता है, उनकी संग्रहित किया जाता है किससे, कपड़े में या फिर कागज की पट्टियों में। ये पालक किसान अंडों को स्वास्थ्यकर स्थिति, उचित ताप एवं आर्द्रता की अनुकूल स्थितियों में रखते हैं। फिर किसान क्या करते हैं, इन अंडों को स्वास्थ्यकर स्थितियों में रखते हैं, यानी कि टेम्परेचर वहाँ का ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आर्द्रता की अनुकूल परिस्थितियों में उनको रखते हैं। अंडों को उपयुक्त ताप तक गर्म रखा जाता है, यानी कि उन्हें एक ऐसा टेम्परेचर चाहिए जहाँ तक भी उन्हें गर्म रखा जा सकते उनमें जिससे अंडों में से लार्वा निकल आए। अंडों को उपयुक्त ताप तक गर्म रखा जाता है, यानी कि उन्हें एक निश्चित टेम्परेचर दिया जाता है जिससे कि वो गर्म रह सकें, इससे अंडों में से लार्वा निकल आए। यह तब किया जाता है जब शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आती हैं, यानी कि क्योंकि जो शहतूत जो पत्तियां होती हैं नई, उन्हीं पर ही रेशम कीट का पालन किया जाता है, यानी कि उन पर ही कैटरपिलर संवर्धित होती हैं, उन्हीं पर ही उनको संग्रहित किया जाता है, जिससे कि उन शहतूत की पत्तियों को खा करके वो अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें या जीवन काल को आगे बढ़ा सकें। लार्वा जो कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कहलाती हैं दिन रात खाती रहती है, यानी कि उन्हें किन पर पाला जाता है, उन्हें शहतूत की पत्तियों पर पाला जाता है। ध्यान रखिए कि रेशम कीट के जो अंडों में से निकलने वाला जो कैटरपिलर लार्वा होता है उसे किस पर पाला जाता है, उसे शहतूत की पत्तियों पर पाला जाता है, क्योंकि वो अपना पूरा पोषण किससे प्राप्त करते हैं, शहतूत की पत्तियों से प्राप्त करते हैं। उसी पर ही वह अपना जीवन व्यतीत करते हैं, दिन रात खाते रहते हैं और आकार में यानी कि आमाप में यानी कि साइज में बड़े हो जाती हैं। लार्वा को शहतूत की ताज़ी कटी पत्तियों के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है, यानी कि उनको किस तरीके से रखा जाता है, एक बांस की ट्रे बनाई जाती है, उस पर शहतूत की पत्तियों को बिछा दिया जाता है। जैसे कि किसी टोकरी में हम पत्तों को बिछा दें, उसी तरीके से बांस की एक टोकरी बनाई जाती है, उस पर शहतूत के पत्तों को बिछा दिया जाता है। फिर उन पर उन अंडों को रख दिया जाता है। अंडे जब होते हैं उन्हें एक निश्चित टेम्परेचर दिया जाता है जिसके उसमें से कैटरपिलर बाहर निकलते हैं और वो उन शहतूत की पत्तियों को दिन रात खाते रहते हैं। 25 से 30 दिन के बाद कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं, यानी कि 1 महीने की अवधि तक वो शहतूत की पत्तियों को खाती हैं, अपना पोषण प्राप्त करती हैं और अपने साइज़ में वृद्धि करती हैं। फिर उसके बाद वह उन पत्तियों को खाना बंद कर देती हैं और कोकून बनाने के लिए वे बांस की बनी छोटे छोटे कक्षों में चले जाती हैं। और बांस जो होती हैं वो किस तरीके से होती है, आपने देखा होगा बांस अंदर से कैसा होता है, होलो होता है, यानी कि खोखला होता है, जिसके कारण वो उनके छोटे छोटे कक्षों में उनमें काफ़ी सारे छोटे छोटे कक्ष बने हुए होते हैं, यानी कि एक जैसे कि आपने मधुमक्खी पालन का बक्सा देखा होगा, उसी तरीके से रेशम कीट पालन का भी एक बक्सा बनाया जाता है। ऊपर की साइड उसमें एक जाली रखी जाती है जिस पर वो रेशम कीटों का
रेशम कीटों को बिछा दिया जाता है, उन्हें वो खाते रहती हैं। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे वो जब उन्हें खाना बंद कर देती हैं 1 महीने की अवधि के पश्चात, तब उसके बाद वह उन कक्षों में, छोटे छोटे कक्षों में चले जाती है। इसलिए इसके लिए ट्रे में छोटी रैक या टहनियाँ रख दी जाती हैं, जिससे कोकून जुड़ जाती हैं। कोकून क्या होता है? कोकून क्या होता है बताइए? कोकून जो होता है वो है होता है कि कैटरपिलर अपने चारों ओर, यानी कि अपने आप को एक जो उसकी माउथ से निकलने वाली लार होती है उस प्रकार की संरचना से उसको बंद कर लेता है। कैटरपिलर और रेशम कीट कोकून बनाते हैं, इसके भीतर प्यूपा विकसित होता है। कैटरपिलर कौन सी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? बाद में प्यूपा में परिवर्तित होता है। तो फर्स्ट लार्वा इसका कैटरपिलर होता है, दूसरा प्यूपा होता है। अब इसका संसाधन कैसे किया जाता है, हम इसको भी पढ़ लें। रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकूनों की बड़ी डेयरी का उपयोग किया जाता है। यानी कि डेयरी, यानी कि क्या किया जाता है कि जब रेशम कीट यानी कि कैटरपिलर अपने आप को जब कोकून में बंद कर लेता है, तब उन कोकूनों को क्या कर लेते हैं? एकत्रित कर लिया जाता है। वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकूनों को धूप में रखा जाता है, अथवा पानी में उबाला जाता है या भाप में रखा जाता है। मैंने आपको बताया था ना कि कोकून जो होते हैं उन्हें धूप में रख के या पानी में उबाल के या भाप दे करके उसके अंदर का जो कीट होता है वो वयस्क नहीं हो पाता है, उससे पहले ही उसे तोड़ लिया जाता है और उन्हें मार दिया जाता है। इस प्रक्रिया में रेशम के फाइबर पृथक हो जाती हैं। यानी कि जब हम उन्हें धूप में रखती हैं या पानी में उबालती हैं या भाप देते हैं तो क्या होता है कि रेशम की जो फाइबर होती हैं वो एक दूसरे से, रेशे होती हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकालने के पश्चात उसे धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। यदि आपसे कोई पूछे रेशम की रीलिंग प्रक्रिया क्या है, तो आपको यही लिखना है कि रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकालने के पश्चात उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। ओके, अब क्या करना है कि रीलिंग विशेष मशीनों में की जाती है। अब आपको देखेंगे कि रीलिंग जो होती है हमने ऊन में पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी रीलिंग होती है, मशीनों से होती है। कोकून में से फाइबर या रेशे को निकालती है, फिर रेशम के फाइबरों की क्या की जाती है? कताई की जाती है, जिससे उसका धागा बनाया जाता है। बुनकरों के द्वारा रेशम के इन्हीं धागों से वस्त्र बुने जाते हैं, जिनसे रेशमी साड़ियाँ, रेशमी वस्त्र, काफ़ी तरीके के, क्योंकि अब क्या है, अब मशीनों के द्वारा कपड़ों की सिलाई होती है, सिलाई मशीन है जिसके माध्यम से हम एक नए डिज़ाइन के कपड़ों का निर्माण करते हैं और उन्हें पहनते हैं। ठीक है, इस तरीके से रेशम का संसाधन किया जाता है। तो आपने इसके बारे में भी पढ़ लिया। हमने इस चैप्टर में किस किस के बारे में पढ़ा? हमने ऊन के संवर्धन के बारे में पढ़ा, हमने रेशम के संवर्धन में पढ़ा। ऊन के संवर्धन करने के लिए हमें किन जीवों का पाला जाता है उसके बारे में पढ़ा। रेशम प्राप्त करने के लिए किन कीटों का संवर्धन किया जाता है उसके बारे में पढ़ा। किस तरीके से रेशम प्राप्त की जाती है उसके बारे में भी पढ़ा। अब आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि मैं आपको भेज दूँगी। इसके साथ ही मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी भेजूँगी जो कि आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। ठीक है, उन्हें आप अपने कॉपी में करिएगा, पढ़िएगा, चैप्टर को लर्न करिएगा। जब भी आप स्कूल में कॉपी चेक कराने आए तभी आप उस चैप्टर को पढ़ के आइए। ओके, थैंक यू वेरी मच।